वो बच्चा जिसको स्पेशल नीड है, देखने में आया है कि वो 4-5-6 दिन में सेटल डाउन नहीं होता। इनफैक्ट वो महीनों में भी सेटल डाउन नहीं होता। होता ये है कि नर्सरी स्कूल में प्ले ग्रुप के अंदर उन बच्चों को एक कोने में कर दिया जाता है। पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर किसी बच्चे को स्पेशल नीड हो तो उसके पेरेंट को रियल में बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल्स अपनानी पड़ती है। बहुत सारे स्ट्रगल उनकी लाइफ में होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आमतौर पे सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स को नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो सारी चीजें इन पेरेंट्स को करनी होती है। आज का वीडियो बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर है, हाउ टू रेज अ स्पेशल चाइल्ड सक्सेसफुली। आप में जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं मैं कि 2012 से मैं स्पेशल बच्चों के लिए ही सेंटर चला रहा हूँ। हमारी एक स्कूल भी है जो स्पेशल बच्चों के लिए काम करती है। तो इन बच्चों के साथ में काम करके एक अच्छा खासा 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, और लगभग सैकड़ों बच्चों को, स्पेशल फैमिलीज को हमने कंसल्ट किया है, हमने उनको गाइड किया है, और उसमें से बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमारे पास में है। तो आज के जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, या इसके बाद में स्पेशल बच्चों के लिए जो एक सीरीज हम शुरू करने वाले हैं हमारे इसी ऑफिशियली अल्फा चैनल पर, उसके अंदर पेरेंट्स के लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी, बहुत सारी टाइम टेस्टेड मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज होगी, जिसके जरिए से वो अपने बच्चों को बहुत सक्सेसफुली रेज कर पाएंगे, स्पेशली वो पेरेंट जिनके पास में रिसोर्सेज की कमी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो पेरेंट के सामने आती है वो ये आती है कि अगर किसी के बच्चे को स्पेशल इश्यूज है, तो देखने में आया है कि अराउंड 70% पेरेंट्स के पास में एक प्रॉब्लम होता है, वो है एक्सेप्टेंस की कमी। कहीं पर फादर इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि मेरे बच्चे को स्पेशल इशू है। कहीं पर मदर को ये लगने लगता है कि मेरा बच्चा तो अच्छा है, मेरे बच्चे को बाकी सारे लोग जो कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को XYZ इशू है, उसको ऑटिज्म है, उसको डिलेड स्पीच का इशू है, उसको डिलेड माइलस्टोन का इशू है, वो जो है एफेसिक है, वो हकलाता है, वो उसको कुछ इशू है, नहीं, वो बड़ा होकर सुधर जाएगा। कई घरों में देखा है कि माँ और बाप यानी पेरेंट बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, अपने आप को राजी कर भी लेते, तो ग्रैंड पेरेंट जो है वो एक इशू बन जाते हैं, और वो रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं कि नहीं हमारे खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस पर्टिकुलर चीज को एक टैबू की शक्ल में लेते हैं। अरे भाई, जिस तरीके से टीबी होती है, जिस तरीके से कैंसर होता है, जिस तरीके से फ्रैक्चर होता है किसी को, किस तरीके से कोई और बीमारियां होती है, इस तरीके की न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होना भी नॉर्मल है। We had to accept it at first stage, ताकि हम लोग अर्ली एज में बच्चे की हेल्प कर सके। बहुत सारे बच्चे मेरे ऑब्जर्वेशन में आए हैं जिन बच्चों को अर्ली एज में डिटेक्ट कर लिया गया कि उनको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो उनको टाइमली हेल्प मिल पाई और वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाए एज कम्पेयर टू दोस्त बच्चा जो 5, 6, 7 साल की एज में जिनके पेरेंट्स जागे, जबकि they have already missed the bus, damage has been done। पॉइंट नंबर 2, राइट डॉक्टर के पास जाना। आमतौर पर मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन में आया है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लोग जो है आमतौर पे जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, और वो उनको कुछ ब्रेन टॉनिक्स वगैरह लिख करके देते हैं। उसमें 6 से 8 महीना निकल जाता है। तो उसके बाद में बच्चे को भेजा जाता है किसी पीडियाट्रिशियन के पास में, या कोई खुशनसीब बच्चा हो तो वो डायरेक्टली पहुंच जाता है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास में। वहां जाने के बाद में ये होता है कि भाई बच्चे को कुछ दवाइयां लिखी जाती है, और आमतौर पर अगर बच्चे के फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर्स का इशू होता है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी सजेस्ट की जाती है। बच्चे को अगर बोलने का इशू है तो स्पीच थेरेपी रिकमेंड की जाती है। बच्चे को अगर बिहेवियर इशू तो बिहेवियरल थेरेपिस्ट, जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली होते हैं, उनके पास भेजा जाता है, और बच्चे उन चीजों को सीखते हैं, अपने आप को स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे होते हैं। अगर नसीब अच्छे हैं, यहाँ पर नसीब का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कई ऐसे फैमिलीज है जिनको बच्चा 7, 8, 9 साल का होने तक भी इन चीजों के बारे में मालूम ही नहीं पड़ता। वो दवाइयों पे डिपेंड रह जाते हैं बहुत ज्यादा। दवाइयां जो है वो सपोर्टिव मेजर करती है, बच्चों को राइट टाइम पे राइट थेरेपीज उनके ब्रेन को ऑप्टिमम लेवल पे यूज करने में काम आती है, उनकी स्किल्स इंप्रूव होती है, उनके सेंसेस इंप्रूव होते हैं, और बच्चा बहुत सारी वो चीजें करने के लायक बन जाता है जो आमतौर पर उससे एक्सपेक्टेड है। अभी जिन थेरेपीज का मैंने नाम लिया है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी, या स्पीच थेरेपी, या स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, या आर्टिकुलेशन थेरेपी, ये वो थेरेपीज है जो बच्चों को बेसिकली
मेन स्ट्रीम में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बहुत सारी थेरेपी जैसे कि एबीए थेरेपी है, रेमेडियल एजुकेशन थेरेपी है, ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ये क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जो इस प्लेलिस्ट में आपको नजर आएंगे आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए। अब एक चीज है जो बहुत अहम है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। As per the सर्व शिक्षा अभियान and right to education, every special child has the right to study in a normal school. हर बच्चे को, जिसको कोई इशू हो या इशू ना हो, उसको हक है कि वो नॉर्मल स्कूल में पढ़े। और अगर वो नॉर्मल स्कूल में कोप नहीं कर पा रहा है तो जो सपोर्टिव मेजर्स है वो स्कूल की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से या सपोर्ट ग्रुप की तरफ से अगर आपकी सिटी में अवेलेबल है तो वो पहुंचे। गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए जो असेसमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अपने इलाके के किसी भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के आप वो असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। वहां से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलता है। जब बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट वो होता है, वो ये है कि वो आम बच्चों के साथ में, नॉर्मल बच्चों, सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों के साथ में उठता है, बैठता है, खेलता है, कूदता है, अपना टिफिन खाता है और वो तमाम उन चीजों को देखता है जो वो बच्चे कर रहे हैं। चूंकि ये बच्चा अपने तौर से उन जेस्चर्स को अपना नहीं पाता, अपने तौर से उनको जनरेट नहीं कर पाता, लेकिन चूंकि बच्चा है और तंदुरुस्त है, सिर्फ थोड़ा सा इश्यू है उसको, तो वो दूसरे बच्चों को देख करके उनके जेस्चर्स को कॉपी करता है कि वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे हिल रहे हैं, वो कैसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं, वो कैसे एक्सक्लेम कर रहे हैं, वो कैसे खुश हो रहे हैं, वो कैसे रोते हैं, अगर कोई बड़ा आ जाए तो कैसे खामोश हो जाते हैं, वो रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, वो डिसरिस्पेक्ट करने पर उनके हाथ में क्या क्या होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें वो बच्चा आइडियली इन बच्चों को देख करके सीखता है। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन में डालना चाहिए। डायरेक्टली उठा करके किसी स्पेशल स्कूल में बच्चे को डाल देना लॉजिकल नहीं होता। अब हम एक और प्रॉब्लम के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके लिए थेरेपीज तो शुरू हो जाती है माँ बाप के जरिए से, लेकिन साइमल्टेनियसली उसको प्ले ग्रुप या नर्सरी में डाला जाता है। प्ले ग्रुप या नर्सरी में जाने के बाद में हर बच्चा 2-4-5 दिन तो रोता है। इवन मेरे बच्चों ने भी 3-4 दिन बहुत धूम मचाई थी। इनफैक्ट मुझे लगने लगा था कहीं मेरा बच्चा हाइपर तो नहीं, लेकिन नहीं, वो 4-5 दिन के बाद में हो जाता है। आज से 10-15 साल पुरानी बात है, तो तब तक उतना एक्सपीरियंस भी तो नहीं था लाइफ का। लेकिन एक बात समझ में आती है कि वो बच्चे जो सो कॉल्ड नॉर्मल हैं वो 4-5 दिनों में सेटल डाउन हो जाते हैं। वो समझने लगते हैं कि यहाँ मुझे आना है, पोएट्री सुननी है, टीचर जो बोलेगे वो हमें करना है, और फिर जब हम ऐसे करेंगे तो हमें स्टार मिलेगा, हमारे लिए क्लैप किया जाएगा, हमारी तारीफ की जाएगी। ये वो करेंसी है जिसके बिना पर बच्चे परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो बच्चा जिसको स्पेशल नीड है, देखने में आया है कि वो 4-5-6 दिन में सेटल डाउन नहीं होता। इनफैक्ट वो महीनों में भी सेटल डाउन नहीं होता। होता ये है कि नर्सरी स्कूल में, प्ले ग्रुप के अंदर उन बच्चों को एक कोने में कर दिया जाता है। बुरी नीयत से नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन एनीवन। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस बच्चे को साइड में करके अपने तौर से अपने आप खेलने के लिए, सेटल डाउन होने का मौका दिया जाता है। और जब तक दूसरे बच्चों को पोएट्री सिखाई जाती है, दूसरे गेम सिखाए जाते हैं, उनके फाइन मोटर्स पे, ग्रॉस मोटर्स पे काम हो रहा होता है, नर्सरी लेवल का काम। लेकिन ये बच्चा जो है, इससे यही एक्सपेक्ट किया था कि ये किसी और की पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे और अपने आप को सेटल डाउन करे। देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये रियल में अच्छा है? बड़ी अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। हमने हमारे बच्चे को प्ले ग्रुप और नर्सरी में क्या इसलिए डाला है कि वो बच्चा साइड ट्रैक रहे, और अगर हमें ये महसूस होता है कि नहीं, वहां के टीचर्स, वहां के प्रिंसिपल्स, वहां के जो भी एजुकेटर्स है वो इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है, इस बात के लिए ट्रेंड नहीं है कि हमारे बच्चे को मेरी स्ट्रीम में ला सके, तो ऐसे नर्सरी स्कूल में अपने बच्चे को डालना भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भैया अगर हमने यहाँ डाला है और ये टीचर्स ऐसा बिहेव करते तो हम क्या करें। अब इसके बाद में प्ले ग्रुप होता है, नर्सरी होता है, जूनियर होता है, सीनियर होता है। ये बच्चा अपनी जगह से अपने आप को सेटल करने में ही स्ट्रगल कर रहा है, जबकि दूसरे बच्चे सीखना शुरू कर चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन ये बच्चे, ये जो सो कॉल्ड नॉर्मल ग्रुप बच्चा है, ये वहां पर परफॉर्म कर पाता है। ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। ये स्ट्रगल क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है कि हमने कभी भी इसको इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं डाला। हमने कभी भी इसको जो है इस तरीके से नर्चर करने की कोशिश ही नहीं की। हमने हमेशा इसको सेटल डाउन करने के चक्कर में रहे।
अगर प्रॉपरली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के जरिए से कंसल्ट किया जाता, अगर प्रॉपरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी, रेमेडियल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इन मेथड्स के जरिए से इस बच्चे को कवर किया जाता, तो उम्मीद की जा सकती थी कि प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर इतने टाइम के अंदर ये बच्चा एटलीस्ट इन बच्चों से 50% तो परफॉर्म कर पाता। क्या हमने हमारे बच्चे को सुधरने के लिए ट्रेन किया, या हमने प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल ईयर्स जो होते हैं, ये बच्चे को सिर्फ साइड ट्रैक रह करके, अंडर परफॉर्मर रह करके भी सर्वाइव करना है, इसकी ट्रेनिंग दी? सोचिए, ये चैलेंज स्पेशल बच्चों के माँ बाप के साथ में आता है, और ये एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम, एक ऐसा प्रॉब्लम है इसको अवॉइड नहीं किया सकता। ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो स्पेशल नीड रखते हैं वो इस पूरे ट्रैजिक इवेंट से गुजरते हैं, स्पेशली उन सालों के अंदर जब डेवलपमेंट पॉसिबल था। मैं ये नहीं कहता कि कोई ऑटिज्म वाला बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इसी खुद एक मिथ है, लेकिन क्या वो वर्केबल नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर पेरेंट्स उतने होश से, उतने जोश से, उतनी समझदारी से बच्चे के ऊपर मेहनत करें। हमारी जो सीरीज है इसी बात पर है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको फौरन मालूम पड़े। कॉल टू एक्शन क्या है? अगर आपको समझ में आता है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है, वो दोस्त नहीं बना रहा है, वो अपने फिंगर से चम्मच को प्रॉपरली नहीं पकड़ पा रहा है, वो क्रेयॉन को प्रॉपरली रगड़ नहीं पा रहा है पेपर पे, वो बात करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो राइट टाइम पे चलना शुरू नहीं कर रहा है, चलना शुरू कर रहा है तो बोलना शुरू नहीं कर रहा है, वो जब चलता है तो बैलेंस में नहीं चलता, वो जब देखता है तो किसी और जगह पर ऐसे यूं ही देखता रहता है, वो ऐसी कोई हरकतें कर रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तो सबसे पहली चीज जो करने की है वो ये है कि आप दौड़िए और अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कीजिए। सबसे पहली चीज, और वो पीडियाट्रिशियन ही होना चाहिए, वो फैमिली फिजिशियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका पीडियाट्रिशियन आपको रेफर करेगा, या तो आपको गाइड करेगा, या फिर वो आपको रेफर करेगा किसी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास में या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास में। आप दोनों में से किसी एक के पास में जहां वो भेजेगा आप जाइए। आपको प्रॉपर मेडिकेशन इस प्रॉब्लम को कवर करने के अगर रिक्वायर्ड है तो उसकी गाइडेंस मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो थेरेपीज उसको रिक्वायर्ड है वो, जब थेरेपीज आपको मिलती है तो जाइए गूगल कीजिए। गूगल पे आप अपने नियरेस्ट में ढूंढिए कि कहीं पर आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मिल रहा है क्या, नजदीक है क्या, स्पीच थेरेपिस्ट आपके घर से कितने दूर है, आपके लिए जो है रेमेडियल एजुकेशन कितने दूर है, आपके बच्चे के प्रॉब्लम के मुताबिक आपको थेरेपिस्ट ढूंढना है। और उसके बाद में एक पेपर रेडी करना है, एक डायरी रेडी करनी है। आप इनको कॉल कीजिए, आप इनसे बात कीजिए, डॉक्टर का जो ये है आप उनको व्हाट्सएप कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या आप हमारे बच्चे को थेरेपी दे सकते हो। यूजुअली सबका धंधा है, सबका कारोबार है, हर कोई हाँ ही बोलता है, लेकिन आपने जब 3-4 अलग अलग थेरेपिस्ट से एक ही टॉपिक पर डिस्कस किया तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि कौन इस सब्जेक्ट पर डीप नॉलेज रखता है। फिर आप उनके पास में जा करके क्या बात करोगे, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से आपको क्या पूछना है, स्पीच थेरेपिस्ट से आपको क्या पूछना है, रेमेडियल एजुकेशन से आपको क्या पूछना है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट से आपको क्या पूछना है, कैसे आप ये गेज कर पाओगे कि ये मेरे बच्चे के लिए फायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ कॉल टू एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। जब कोई समझ में आता है देन अब उनसे बजटिंग भी पूछिए कि एग्जैक्टली कितना फीस होता है। कुछ लोग आपको फीस बता देंगे, कुछ लोग कहेंगे बच्चे को चेक करने के बाद में बताएंगे। इट्स ओके, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई यूं ही आपको फीस बता दे। और आप उसके बाद में आप बजटिंग कीजिए और एक प्रॉपर प्लानिंग करके आप एक्शन लेना शुरू कीजिए। सबसे बेस्ट थेरेपी सेंटर आपके लिए वो होगा जहां पर एक ही जगह पर सारी थेरेपीज मिलती है, यानी एक ही सेंटर है जहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी आता है, जहां पर स्पीच थेरेपिस्ट भी अवेलेबल होता है, जहां पर रेमेडियल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन भी होता है, जहां बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी भी होती है, इन हाउस होती है। ये ज्यादा फायदेमंद होता है एज कम्पेयर टू कहीं पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जा रहे हो, आप कहीं पर बिहेवियरल थेरेपी के लिए जा रहे हो, किसी और के पास में आप जो है रेमेडियल एजुकेशन के लिए जा रहे हो, किसी के पास आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो। इनमें आपस में चूंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसलिए बच्चे का डेवलपमेंट के अंदर वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। इंडिविजुअली वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर भी लेंगे, लेकिन टेक्निकली हमें बच्चे का जो बैलेंस में डेवलपमेंट चाहिए वो यहाँ नहीं हो पाता। तो ये ढूंढिए कि कहीं पर सिंगल जगह पर अंडर वन रूफ सारी थेरेपीज मिलती है, अगर मिलती है तो ग्रैब इट। और उसके बाद में आप जाके रिव्यू देखिए कि लोगों ने रिव्यू क्या किया है इसको। जो वहां पर बच्चे ऑलरेडी थेरेपी लेते हैं उनके माँ बाप से बात कीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन निकालिए।
इट्स एब्सोल्युटली ओके। और ऐसा कोई भी थेरेपी सेंटर जो आपको इंटरनल चीजें नहीं बताता, जो मंथली आपसे बात नहीं करता कि बच्चे का क्या प्रोग्रेस हुआ है, जो आपके सिली क्वेश्चंस को, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए सिली है, उनको जवाब नहीं देता, वो आपके सब्जेक्ट से अलग भी आपके कंसर्न्स को कंसल्ट नहीं करता, तो वो थेरेपी सेंटर आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब तक कि दूसरा अच्छा ना मिल जाए, इसको ना छोड़िए। बच्चे को के लिए टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी। हो सके तो उसमें बहुत कंसिस्टेंसी लाइए। रेगुलर बेस पर बच्चे को बराबर टाइम पे लेकर के जाइए, थेरेपीज दीजिए, वहां से आने के बाद में प्रॉपर रेस्ट दीजिए, जो होम प्रोग्राम दिया गया उसको फॉलो कीजिए। एज ए पेरेंट ऑफ स्पेशल चाइल्ड हमको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। वो चीजें जो दूसरे बच्चों के लिए छोटी छोटी सी होती है, जो बहुत आसानी से अचीव हो जाती है, वो इन बच्चों के लिए समटाइम 6-6 महीना भी ले लेती है। लेकिन अगर हमने हमारे बच्चे पे एफर्ट्स नहीं लगाया तो कौन लगाएगा? इस मिसाल से आप इस बात को समझ सकते हो कि हमारा बच्चा एक जेल में है, एक ऐसी जेल में है जिसमें जाने का जुर्म उसने नहीं किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें कहना चाहूंगा मैं, वो ये है कि आमतौर पर मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है कि फादर जो है वो मदर को ब्लेम कर रहा होता है क्योंकि मदर की फैमिली में किसी को स्पेशल इशू था, या मदर जो है वो फादर को ब्लेम कर रही होती है कि फादर की फैमिली में किसी को स्पेशल इशू था। देखिए, अगर डिसऑर्डर जेनेटिक है वो तो आना है, तो प्लीज अपने आपस में ब्लेम गेम ना करते हुए अपनी पूरी एनर्जी को, अपने पूरे फोकस को आप अपने बच्चे के डेवलपमेंट पे लगाइए। एक स्पेशल बच्चों के पेरेंट होने के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाए और उसके लिए सोच समझ के इकदाम करें। हमारा खुद का थेरेपी सेंटर है जो पिछले कई सालों से चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। हमारी खुद की जो है प्ले ग्रुप है, नर्सरी है स्पेशल बच्चों के लिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन पे। लेकिन उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, इसी बुनियाद पे मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस जो होगा वो इस जो व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के नीचे आ रहा है उस पर आप हमें भेज सकते हो। अगर आपके सिटी में इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है और आप ऑनलाइन कंसल्टिंग लेना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारी जान पहचान में वहाँ का कोई थेरेपिस्ट होगा तो हम जरूर आपको रिकमेंड करेंगे। हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हम जो सीरीज बनाने वाले हैं स्पेशल बच्चों के लिए उसको भी आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए ताकि आप अपने बच्चों के लिए एक बेटर वर्जन ऑफ पेरेंट बन सको और बच्चों की बेहतरीन हेल्प कर सको। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस जैसे ही अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अराफत जलगावकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।